नमस्कार। आज हम आपको डीएलएड 2019 सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आपको कोशिका यानी सेल, जिसे जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। कोशिका के बारे में कहा गया कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। सबसे पहले मैंने यही नोट किया है कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। सेल द बेस यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की एक आधार है, एक छोटी छोटी इकाई है। इसके बारे में कहा गया। क्यों कहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है, और उसकी जब इस मकान की नींव बनाते हैं तो नींव बनाते समय ध्यान रखते हैं कि किसी भी प्रकार से नींव कमजोर न हो सके, नींव मजबूत रहे। तो उस पर कितनी भी मंजिल बना के चले जाए कोई फर्क नींव का नहीं पड़ेगा, अन्यथा हमारा मकान ढह जाएगा। उसी प्रकार सबसे छोटी एक कोशिका है हमारे शरीर में, तो वह है सेल यानी कोशिका। सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और बहुत सी कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं, और बहुत से ऊतक मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इसके बारे में अरस्तु ने 384 से 322 ईसा पूर्व इस अवधारणा को व्यक्त किया था कि कोशिका है, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। अरस्तु, जिसे महान दार्शनिक भी कहा जाता है, अरस्तु ने इसके बारे में विचार व्यक्त किए थे। बाद में 1665 ईस्वी में जब खोज की बात आए, तो खोज की बात कहेंगे तो इसकी खोज यानी कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क की काट ली, कॉर्क एज ए लकड़ी की छोटी छोटी टीएस ली उन्होंने। जैसे कि हम मक्के का तना ले लें, और मक्के का तना लेकर के हम उसके छोटे छोटे टीएस काट लें, और काटने के बाद उसको पानी में रखें, और पानी में रखने के बाद उसको सैफरीन और ग्लिसरीन से उसको मंडित करें, यानी उसको रंगें, और रंगने के बाद कवर से रख करके स्लाइड पर उसका परीक्षण सूक्ष्मदर्शी से देखें। तो कुछ इस तरीके से जो नजारा मिलता है, इस तरीके से नजारा मिलता है। इसमें मिलते हैं सेंट्रोनियम मिलता है, सेल वॉल मिलती है, और माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। इस तरीके से कुछ वेस्कुल वंडर दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण किया, और उसको नाम सेल कहा, और सेल से पहले उन्होंने उसे सेलुला कहा, सेल्यूला, और बाद में यह नाम प्रचलित होते होते सेल के नाम से जाना जाने लगा। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना, आधारभूत एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हम इसको बात करेंगे कोशिका, तो मैं रख करता हूं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यानी वर्क करती हुई संरचना यानी स्ट्रक्चर की एक इकाई, एक यूनिट है। हमने कहा भी यहां सेल द बेस यूनिट ऑफ लाइफ,
तो इसको हम कह सकते हैं सेल द बेस यूनिट लाइफ एंड स्ट्रक्चर एंड मोशन, यानी गति और संरचनात्मक आइए बेस मतलब फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ। यह जीव की संरचनात्मक इकाई है क्योंकि किसी भी जीव की शरीर में को बनाने के लिए असंख्य संख्या में इनकी आवश्यकता बनती है, यानी किसी भी जीव को बनाने के लिए बहुत सी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। क्रियात्मक रूप से भी कोशिका जीवन की इकाई है क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कलाप हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं जो कोशिका में अंदर संपन्न होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्य को करने के लिए विशिष्ट कोशिकांग होते हैं अथवा यह कार्य संपूर्ण कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म द्वारा संपन्न होता है। जीवन की आधारभूत इकाई हम कोशिका द्रव्य को भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य जीवन की आधारभूत इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ? कोशिका द्रव्य जीवन की आधारभूत इकाई है। इसका मतलब कि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कार्यभूत इकाई है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, यानी उसके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आगे बात करें, जैसे अमीबा है, इसमें क्लेमाइडोमोनास है। अमीबा यानी एक कोष की जीव, क्लेमाइडोमोनास जिसमें जंतु और पादप दोनों की गुट पाए जाते हैं, उसमें भी कोशिका पाई जाती है और कार्य करती रहती है तथा स्वयं ही जीव का शरीर का निर्माण करती है। बहुकोष की जीवों में भी, यानी चाहे वो एक कोष की जीव हो, एक कोशिका का बना हुआ जीव हो, बहुकोष इसमें बहुत सी कोशिकाएं मिली हुई हो, सभी में क्रियात्मक इकाई सेल के रूप में पाई जाती है। क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज का सिद्धांत अरस्तु ने सबसे पहले इसके बारे में व्यक्त की थी बात। वर्तमान में इसे हम ज्ञात करें सेल के नाम से जानते हैं जो संरचनात्मक इकाई है। वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक ने बनाई गई सूक्ष्मदर्शी कोर को स्ट्रक्चर को देख करके उन्होंने कोष्ठक जैसी संरचना देखी। कोष्ठक जैसी संरचना ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, और जिन्हें वेस्कुलर वंडर भी कहा उन्होंने, संरचना देखी और इनको सेलुला कहा। बाद में यही नाम सेल के रूप में यानी सेल यानी कोशिका के नाम से जाना जाने लगा। इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोर की काट करके बनी सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इन्हें सेलुला कहा। 1670 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने जंतु कोशिका को देखा और इसे एनिमल सेलुला कहा। आगे कुछ वैज्ञानिक और थे, उन्होंने इसके बारे में भी काफी बातें की, इसके बारे में बताया। कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करें तो कोशिका सिद्धांत में कोर की स्ट्रक्चर के अनुसार बताया कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, जो टाइप्स हो सकते हैं उनके, प्रीकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। प्रीकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स कोशिका के प्रकार। कितने? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक्स, प्रीकैरियोटिक्स या प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यानी मुख्य रूप से बात की जाए तो कोशिका के टाइप्स की बात करें तो कोशिका दो टाइप्स में होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यानी ये भी आधार हम केंद्रकों के आधार पर बांधते हैं
एक में कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और एक में एब्सेंट होता है। असीम केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक? असीम यानी इसमें केंद्रक होते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। संरचना के आधार पर कोशिकाएं आद्य यानी प्राइमेटिव होती हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे मान के चलो ये हमारी कोशिका है, ये उसकी सेल वॉल है। सेल वॉल से कहते हैं जो कि दीवार का कार्य करती है। सेल माने कोशिका, वॉल माने उसकी दीवार। सेल से ही कशाभ कार्य के लिए होती हैं और इसमें केंद्रक होता है, तो केंद्रक की ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। केंद्रक होता है, रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तिकाएं ऐसे कोशिका द्रव्य भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म, यानी प्रत्येक जीवित कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है और ये कोशिका द्रव्य भी जिसे हम सेलुलोज कहते हैं, और ये सेलुलोज साइटोप्लाज्म ही कोशिका का भौतिक आधार माना जाता है, इसी के आधार पर डिपेंड करती है। इसमें डीएनए जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, डीएनए पाए जाते हैं। कोशिका कला होती है, जिसे हम सेल वॉल कह सकते हैं, इसे सेल कह सकते हैं। सेल वॉल, सेल दीवार, कोशिका कला। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में बात करेंगे, प्रत्येक अंग के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। राइबोसोम, राइबोसोम के साथ साथ हम संचित खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो फैट के रूप में एकत्रित होते हैं, जो कि कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं। संचित खाद्य पदार्थ तो हम इसके बारे में बात करें। संरचना के आधार पर कोशिका आद्य प्राइमेटिव होती है। इन कोशिकाओं में केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी केंद्रक के चारों ओर एक ढिल्ली टाइप की संरचना होती है, वो नहीं होती, जिस कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, न्यूक्लियोक अम्ल, डीएनए और आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। यानी कोई जैसे मान लो ये केंद्रक है, इसमें डीएनए, आरएनए ये सब है, और इसके चारों तरफ एक झिल्ली जैसी संरचना बन जाती जाए, तो वो सभी पदार्थ इस झिल्ली के अंदर ही सीमित रहेंगे। लेकिन यहां पर कोशिका कला, केंद्रक कला इज नॉट प्रेजेंट, यानी एब्सेंट होती है। तो इस जितने भी डीएनए, आरएनए होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, और जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो सभी स्वतंत्र रूप से चारों तरफ फैले हुए होते हैं। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, तो उसके केंद्र कला पाई जाती है, होता है तो कुछ हो पाया जाता है। ऐसी कलाविहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इन कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन्स जैसे लवक, गोल्गी तंत्र, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रादर बीजालिका आदि होते हैं, आदि नहीं होते। यद्यपि ये 70S प्रकार के राइबोसोम्स
डीएनए, हिस्टोन और प्रोटीन के साथ समरूपता नहीं होते। नीले हरे शैवालों और जीवाणु में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं कैसे पाई जाती हैं? नीले हरे शैवाल, हरे शैवाल और किसमें? जीवाणु के अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं के अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनका केंद्रक राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। 70S इसके साइज के अनुसार कहते हैं। असीम केंद्रीय यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इस प्रकार की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक कला सहित और इकाई भित्तियों में घिरे यूनिट मेम्ब्रेन, विभिन्न कोशिकांग, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय इत्यादि सब प्रेजेंट होते हैं। इसमें पाया जाता है केंद्रक, तो उसमें केंद्रक कला नहीं होती। इसमें केंद्रक होता है लेकिन उसके चारों ओर केंद्रक भित्ति बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी काय प्रेजेंट होती है, हरितलवक यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, नहीं जो हरा रंग बनाते हैं पौधे के अंदर। इसमें केंद्र के अंदर एक या अधिक केंद्रक भी हो सकते हैं। एक केंद्रक हो सकता है या उसके अंदर बहुत से केंद्रक हो सकते हैं और इनके अंदर प्रोटीन संबंधित होती है, हिस्टोन नामक प्रोटीन संबंधित होती है। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन नामक प्रोटीन संचित रहती है। हिस्टोन नामक प्रोटीन संचित रहती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब हम इसके अंतर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, हरितलवक नहीं होती, गोल्गी काय नहीं होती और केंद्रक कला नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जा सकते हैं, लेकिन केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला अवश्य होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी काय होगा और हिस्टोन नामक प्रोटीन भी उपस्थिति में स्थित होगी। इनका आकार 70S का था तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 80S होगा, यानी कुछ बड़ी होती हैं ये कोशिकाएं। इस प्रकार की कोशिकाएं नीले हरे शैवाल जीवाणुओं को छोड़कर शेष सभी शैवालों में पाई जाती हैं। नीले हरे शैवाल और जीवाणु छोड़कर शेष सभी में पाई जाती हैं ऐसी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कभी अंतर आए तो इस आप अंतर को स्पष्ट कर सकें। इसके चित्र मैं आपको भेज चुका हूं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बता चुका हूं। तो आज मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर के बारे में बताऊंगा। पहले मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करूंगा, फिर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूंगा। आद्य केंद्रकीय पदार्थ न्यूक्लियोटाइड के रूप में होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसमें केंद्रक कला का पूर्ण अभाव होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला का पूर्ण अभाव होता है। ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है तथा इसको स्पष्ट दोहरे केंद्रक कला पाई जाती है। मैं पहले बता चुका हूं। इसको हम इस तरीके से बात करें, ये अंतर कई बार पूछा गया है इसलिए मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। कई बार पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया है। अंतर की बात करें, पहले रखें प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका।
सबसे पहली बात करें, यह कोशिका नीले हरे शैवालों एवं जीवाणुओं में पाई जाती है। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा इसका, यह कोशिका, कौन सी कोशिका, यह कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका नीले हरे शैवाल एवं जीवाणु को छोड़कर शेष सभी में पाई जाती है। पहला अंतर स्पष्ट हो गया। दूसरी बात करें, केंद्रक होता है तो केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। यानी केंद्रक कला अनुपस्थित पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एक से अधिक भी होते हैं। वह केंद्रक कला पाई जाती है। यानी केंद्रक कला पाई जाती है और केंद्रक एक से अधिक होते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं प्राय अति सूक्ष्म होती हैं। ये प्राय अति सूक्ष्म होती हैं। तो इसका दर्शक हो जाएगा, ये अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। ये अपेक्षाकृत, किससे अपेक्षाकृत, इसके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अपेक्षाकृत बड़ी होती है। ठीक, अंतर की बात करें तो अब कर रहा हूं मैं। मात्र एक डीएनए कुंडलित होता है। मात्र एक, इसमें क्या होगा, एक से अधिक भी होंगे, अनेक डीएनए अणु एक या अनेक गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। अनेक डीएनए अनेक गुणसूत्रों के साथ, गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, साथ उपस्थित होते हैं। यानी इसमें डीएनए पाया जा रहा है तो एक होगा और एक ही कुंडलित संरचना होगी उसकी। इसमें अनेक डीएनए हो सकते हैं और अनेक गुणसूत्रों के साथ उनकी उपस्थिति होगी। यानी अनेक गुणसूत्र, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र ही शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में, जिसमें से 22 तो समान होते हैं और एक गुणसूत्र जो होता है दोनों में, पुरुष और स्त्रियों में, वो अलग अलग होता है। इस पर 22 और एक 23, 23 और 23 ऐसे करके 46 होते हैं।
22 तो समान होते हैं सभी में, लेकिन एक गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण करने में सहायक होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। राइबोसोम 70S का होता है। और इसका कितना होगा, इसकी बात करें हम, राइबोसोम 80S आकार का होता है, इससे कुछ बड़ा होता है। इसमें सूत्री विभाजन के लिए उपकरणों का अभाव होता है। सूत्री विभाजन के उपकरण का अभाव होता है। और इसमें सूत्री विभाजन के लिए आवश्यक उपकरण पाए जाते हैं। उपकरण पाए जाते हैं। आगे और भी पॉइंट नोट करें तो कर लीजिए। जीव द्रव्य में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इसमें लिखिए, जीव द्रव्य में रिक्तिकाएं अनुपस्थित रहती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में करें, पादप कोशिकाओं में अधिक स्पष्ट होती हैं तथा जंतु कोशिकाओं में छोटी व बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। पादप कोशिकाओं में यानी यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, लेकिन और जीव कोशिकाओं में पादप के अलावा जितने भी छोटी होती हैं और स्पष्ट होती हैं। ये सभी नीले हरे शैवालों विषाणुओं में पाई जाती हैं और ये सभी जंतुओं और पौधों में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं सभी जंतुओं और पौधों में पाई जाती हैं। ये इसमें मेन रूप से अंतर रहा। और ये अंतर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर 2 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको टेबलाइज बना लें, इसको समझ लें, इसको रखें। तो आज हमने आपको सेल यानी कोशिका का भौतिक आधार के अंतर्गत कोशिका के बारे में बताया, इसकी खोज के बारे में बताया, कोशिका के टाइप्स कितने होते हैं, उन दोनों टाइप्स यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया, और साथ ही साथ मैंने इन दोनों के अंतर के बारे में बताया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अंतर के बारे में बताया। आप इसको नोट करेंगे और कल हम इसकी कोशिकाओं की आकृति और परिमाप के बारे में चर्चा करेंगे और कोशिकाओं के चित्र के बारे में रॉबर्ट हुक ने क्या देखी थी संरचना और कौन कौन से अंग उसमें देखे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।